नमस्कार दोस्तों। अभी जो अपने 2 लेक्चर्स हुए हैं, ठीक है, जो हम लोग अभी अरुण कात्यायन वाला जो बेसिक्स है उसको कवर करवा रहे थे, उसके 2 सेशंस अभी तक हो चुके हैं। ठीक है, पहले में जो है एक हिस्ट्री वाला पोर्शन जो एग्रीकल्चर हिस्ट्री और उसके बारे में थोड़ा बहुत जो भी अरुण कात्यायन में दिया हुआ है। दूसरे लेक्चर में हमने कवर किया था एनिडेशन और एलिलोपैथी। ठीक है, आज का ये तीसरा लेक्चर है। अगर आपको ये जानना है कि नेमराज सुंडा और मतलब जो अरुण कात्यायन है, ये 2 बुक्स कितना प्रिफर करना है, कितना मतलब ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए एग्रीकल्चर में, तो किसी भी टीचर से अगर आप पूछेंगे, ठीक है, तो आपको जो बेस बनाने का, देखो गहराई में जाने से पहले सबको क्या बनाना होता है, आधार बनाना होता है। जब आप एक मकान बनाते हैं तो सबसे पहले नींव डालते हैं, और ये हमारी 2 किताबें क्या हैं, नींव हैं। जब आप इन दोनों को तैयार कर लेंगे उसके बाद ही आप जो डेप्थ लेवल की बुक्स हैं उनको समझ पाएंगे। अगर सीधे आप उन किताबों पर मूव करेंगे तो आप सिर्फ पढ़ेंगे, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जब तक बेसिक्स क्लियर नहीं होता है तब तक हाई फाई किताबें पढ़ने का कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। ठीक है, तो बेसिक्स को क्लियर करना सबसे ज़रूरी है। आगे अगर हम बात करें तो भैया देखो, पेपर था, डीएचओ वाला पेपर था, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। डीएचओ वाले पेपर से पहले जो है जो चैनल की ग्रोथ थी भैया, जितना हमने सोचा नहीं था उतना आप लोगों ने हमको जो है चैनल को मोहब्बत दी, हमको मोहब्बत दी, और उसके बदौलत जो है हम लोग क्या किए, मतलब 1-1.5 महीने में ही हमने क्या किया, अपने चैनल को ग्रो करवा के मोनेटाइज भी करवा लिया। ठीक है, लोग को 2-2 साल लग जाते हैं, आपने हमारा 2 महीने में मोनेटाइज करवा दिया। लेकिन हमारा उद्देश्य यहाँ यूट्यूब पे इकट्ठा होने नहीं आना था कि हम पैसा कमा लेंगे, इससे अमीर हो जाएंगे। हमको पढ़ाना पसंद है, लेकिन जब पढ़ने वाले अब मतलब आपको प्रेज़ नहीं करते तो पढ़ाने में मज़ा नहीं आता है। तो आज इस क्लास को ज़रूर सब लोग शेयर करेंगे सबसे पहले तो, क्योंकि क्लास के स्टार्टिंग में मैं बोल दे रहा हूँ, सब लोग पहले ही शेयर कर दो, क्लास स्टार्ट हो रही है, सब लोग शेयर करके आओ। ठीक है, जब ज़्यादा लोग वीडियोज़ को देखते हैं तो थोड़ा हमको अच्छी फीलिंग आती है। ठीक है, जब ज़्यादा लोग, क्योंकि जब रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है तो आगे पढ़ाने का मन होता है। मॉर्निंग 8 to 8 हम जो है लाइब्रेरी में बैठ के 12 घंटे आते हैं, उसके बाद हम आपके लिए रात में आके कंटेंट तैयार करते हैं जिससे आपको सुबह अवेलेबल हो सके। ठीक है, तो हमारी मेहनत को थोड़ा सा प्रेज़ आप लोग का मिलना ज़रूरी है। थोड़ा सा आप लोग करेंगे, थोड़ा सा हम करेंगे, तभी तो एक परिवार। हमने आपको बताया था भैया, ये हम कोई कोचिंग संस्थान नहीं चला रहे हैं, आप हमसे आपसे फीस नहीं ले रहे हैं। ठीक है, एक परिवार के तौर पे हमने ये स्टार्ट किया है, और परिवार हमेशा क्या होता है, 2 तरफा काम करता है। तो एक तरफ से आप हाथ बढ़ाइए, एक तरफ से हम बढ़ाएंगे, तभी ये मेहनत हमें करने में तो जो है आगे मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो अभी हमने आपको क्या बताया था, फंडामेंटल्स हमको आप कवर करवाना है, जिसके लिए हम क्या करेंगे, अरुण कात्यायन की जो 2 हमारी बुक्स हैं उनको आपको कवर करवा रहे हैं, फर्स्ट वॉल्यूम एंड सेकेंड वॉल्यूम। ठीक है, क्योंकि इससे पहले नेमराज सुंडा जो लगभग हम लोग ख़त्म ही कर चुके थे। ठीक है, सुंडा जो अपने भैया एक महान किताब अपने आप में वो है, इतनी पतली सी किताब होकर एग्रीकल्चर के सारे एग्जाम में जहाँ भी एग्रीकल्चर पूछी जाती है भैया, वो अपना परचम लहरा लेती, इतनी गज़ब की किताब जो है वो बनाई गई है। ठीक है, और अगर आपको जो है वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा क्या देखने को मिलता है, फैक्ट देखने को मिलता है। लेकिन आप अगर चाहते हैं कृषि के क्षेत्र में नॉलेज लेना, तब भैया आपको बेसिक्स के लिए पढ़ने की जरूरत है, अरुण कात्यायन। तो फैक्ट्स, क्योंकि एग्जाम था तो हमने तुरंत फैक्ट्स वाली क्लास ले ली। अब हमको क्या करना है, समझना है खेती को। ठीक है, एग्रीकल्चर को हमको समझना है, और समझने के लिए आप क्या है, कात्यायन को कवर करवाएंगे। पूरी किताब आपको कात्यायन कवर करवाई जाएगी, यहाँ भी फर्स्ट वॉल्यूम भी सेकंड वॉल्यूम भी। थोड़ा सा मेहनत लगेगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अभी हमारे आप लोग के पास भी बहुत टाइम है, हमारे पास भी बहुत टाइम है। ठीक है, तो स्लोली एक चैप्टर, आधा चैप्टर करके हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, जिससे आपको बेस क्लियर होता चले। और रेगुलर भैया क्लास देखिए, क्योंकि अगर आपने सोचा कि आज छोड़ दे रहे हैं, कल देख लेंगे, तब भैया ये हमारा क्या होगा, जो एस्केप वाली पॉलिसी होती है ना, ये बहुत दिक्कत करती है। ठीक है, अब आपके पास जब भंडार इकट्ठा हो जाएगा तब आप फिर उसको कवर नहीं कर पाएंगे, आपके पास छोड़ने के अलावा कोई ऑप्शन रह नहीं जाएगा। तो अभी आपके पास ऑप्शन है, अभी छोड़िए मत। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं भैया। क्रॉप इकोलॉजी, 3 चैप्टर के बाद हम पहुँच गए थे कहाँ पर, क्रॉप इकोलॉजी पर। जो भैया टर्म इकोलॉजी है, जो टर्म इकोलॉजी है ओइकस शब्द से बना है। ठीक है, जो इकोलॉजी आपको बताया क्या थे, इकोलॉजी। अब लॉजी इसमें लग गया है, लॉजी मतलब किस भाषा का आपको बताए थे, ग्रीक भाषा का ये शब्द हो जाएगा। इकोलॉजी ड्राइव्ड कहाँ से हुआ है भैया, पहली बात तो ग्रीक भाषा का शब्द है, और एक शब्द होता है ओइकस, उससे ये भैया बना है। ओइकस का मतलब क्या होता है भैया, घर। ओइकस का मतलब होता है घर। जो घर आपका है वही आपका क्या पढ़ते हैं आप, इकोलॉजी में। जैसे हम लोग इकोलॉजी में क्या अध्ययन करते थे भैया, ये हमारा क्रॉप होगा, इस क्रॉप का कोई हैबिटेट यानी घर होगा, निवास होगा, उसका अगल बगल के एनवायरनमेंट से क्या प्रभाव होगा। ठीक है, यही सारी चीज़ें तो हम लोग किस में पढ़ते हैं, इकोलॉजी और एनवायरनमेंट में यही सारी चीज़ें पढ़ी जाती हैं। तो भैया लिखा है क्रॉप इकोलॉजी मीन्स द रिलेशनशिप ऑफ क्रॉप, किसके बीच का,
क्रॉप प्लस क्रॉप कम्युनिटीज़, जो एक क्रॉप ले लो चाहे क्रॉप कम्युनिटी ले लो, यानी भैया इंटरक्रॉपिंग करते हैं हम लोग, या उसके अगल बगल में बहुत सारी फसलें लगी रहती हैं, ठीक है। क्रॉप या क्रॉप कम्युनिटी का उसके क्या इन्वायरमेंट से कैसा संबंध है, पर्यावरण से कैसा संबंध है, इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रॉप इकोलॉजी बोलते हैं। यानी एक लाइन में अगर परिभाषा बतानी हो तो आप क्या बताएंगे भैया, फसल का, ठीक है, फसल या फसलों का समूह, फसल या फसल के समूह का उसके पर्यावरण से संबंध ही क्या कहलाता है, हमारा कहलाता है भैया क्रॉप इकोलॉजी, ठीक है। क्या कहलाता है, क्रॉप इकोलॉजी कहलाता है। अ लोकल क्लाइमेटिक कंडीशन दैट डिफर फ्रॉम द सराउंडिंग एरियाज बिकॉज ऑफ द डिफरेंट इन द रिलीफ एक्सप्लोर एंड द कवर एरिया द माइक्रो क्लाइमेट। देखो भैया होता क्या है, जो लोकल क्लाइमेटिक कंडीशन है वो भैया अलग अलग जगह अलग अलग पाई जाती है। जैसे एक माइक्रो क्लाइमेट रीजन है, मान लो जैसे भारत में हम लोग कहते हैं, अगर भारत में आपसे पूछा जाए कैसी जलवायु है तो आप बता देंगे भैया क्या, मतलब ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल अपने यहाँ पाई जाती है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल अपने यहाँ पाई जाती है, ठीक है। आप फट से बता देंगे क्योंकि आपको पता है भैया ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल अपने यहाँ आसानी से मिल जाती है। लेकिन अगर आप देखें भैया जम्मू कश्मीर में जाएं तो वहाँ पर ना ट्रॉपिकल ना सब ट्रॉपिकल आपको टेम्परेट के लक्षण दिख जाएंगे। थोड़ा सा आप नीचे आएंगे भैया तो यहाँ पर सब ट्रॉपिकल के लक्षण दिखेंगे, कहीं पर ट्रॉपिकल के नहीं। भैया अपने यहाँ क्या है भैया, पूरे भारत में जब आप मूव करेंगे तो यहाँ 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 सबके अपने अलग अलग क्लाइमेटिक लक्षण हैं। यहाँ भैया बारिश क्या, देखो अब यहाँ तमिलनाडु में बारिश कब होती है, तमिलनाडु में बारिश लौटते मानसून से होती है। केरल में बारिश कब होती है, केरल में बारिश जब भैया मानसून आता है तो सबसे पहले केरल से स्टार्ट करता है। तो भैया क्या देखो पास पास में ही केरल और तमिलनाडु अगर आप देखें तो भैया ये हमारा तमिलनाडु वाला रीजन है, ये हमारा केरल वाला, दोनों सबसे दक्षिणी भाग हैं भैया, ठीक है। ये हमारा भैया तमिलनाडु है, इधर हमारा केरल है। यहाँ बारिश पहले स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ सबसे आखिरी में लौटते मानसून में सर्दी में बारिश होगी, ठीक है। तो भैया यहाँ पर क्या होता है, जगह जगह के आधार पर हम लोग क्या करते हैं भैया, एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है, तो हम लोग भैया उसी के आधार पे फसलों का बंटवारा भी चेंज होता रहेगा, क्योंकि फसल का भैया सीधा संबंध एनवायरनमेंट से होता है। इकोलॉजी हमने कवर करवाई है भैया, जो यूपीएससी ऑप्शनल के लिए हमने बैच स्टार्ट किया था। खैर अभी तो अपने मार्ग से भटक गए हैं क्योंकि अभी अपना भी एग्ज़ाम है, थोड़ा सा उसके लिए टाइम नहीं दे पा रहे हैं। जब ये अपना यूपीपीएससी वाला एग्ज़ाम हो जाएगा इसके बाद से जो है आपका एकदम यूपीएससी ओरिएंटेड भैया बैच चलेगा। ये कोई ज़रूरी नहीं कि जो आप यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं, अगर आप एग्रीकल्चर को डेप्थ लेवल का पढ़ना चाहते हैं तो आप अभी से स्टार्ट करिए। पहले हमारे साथ बेसिक्स पढ़िए, उस बेसिक्स के बाद में आपको एक लेवल की एग्रीकल्चर पढ़ाएंगे जो आपको किसी कोचिंग संस्थान में पढ़ने को नहीं मिलती है, कि कोचिंग संस्थान वाले आपको ज्ञान नहीं देते हैं, आपको देते हैं सिलेक्शन, ठीक है। और हम आपको देंगे क्या भैया, ज्ञान। क्या है कि ज्ञान जब आपके पास होगा तब सिलेक्शन तो आप खुद ही ले लेंगे, किसी को दिलवाने की जरूरत पड़ेगी क्या। नॉलेज अगर आपके पास अवेलेबल है भैया, वो रणछोड़दास छाछड़ वाली कहानी याद है ना, क्या भैया, ज्ञान के पीछे भागो। जब आपके पास ज्ञान होगा ना तो सिलेक्शन क्या करेगा, झक मार के पीछे आएगा, ठीक है। तो ज्ञान आपको लेना है, ठीक है, सिलेक्शन तो अपने आप दबा के हो जाएगा, ठीक है। तो पहले ज्ञान के पीछे भागना शुरू करो। जो अभी एमएससी एंट्रेंस के लिए तैयारी करें, ग्रेजुएशन फेज में है भैया, उनको तो ये वाला बहुत अच्छे से पढ़ना है, एकदम पूरा फोकस इसी पे रखना है अपना, ठीक है। 4 जगह कोचिंग संस्थान में भागने कोई मतलब नहीं है, यहाँ कोई पैसा नहीं ले रहे हैं हम, आराम से पढ़ो। रेगुलर क्लास है, ऐसा जैसे आप कोचिंग में जाके पैसा दे के पढ़ेंगे तो यहाँ रेगुलर क्लास में पढ़िए, क्या दिक्कत है, फ्री में पढ़ाई हो रही है आपकी। ऑनलाइन का सदुपयोग भी कर लीजिए, दुरुपयोग तो बहुत करते हैं स्लाइड करने में, वो तो सब कुछ टिकटॉक हो गया है, व्हाट्सएप चला लो चाहे फेसबुक चला लो चाहे जो चला लो, सब पे वीडियो आ रहा है, खूब स्लाइड करो बैठ के। एक टिकटॉक बैन हुआ, 1000 टिकटॉक तैयार हो गए। तो उनको फॉलो करने की जगह थोड़ा सा इधर भी आ जाओ यूट्यूब पे कुछ अच्छे अच्छे चैनल्स फॉलो कर लो, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करना भैया आपको। तो भैया माइक्रो क्लाइमेट एट द प्लांट लेवल, देखो माइक्रो क्लाइमेट हमको पढ़ना है 2 प्रकार से। एक तो हम लोग पढ़ेंगे कहाँ पर, एक पढ़ेंगे प्लांट लेवल पर और दूसरा पढ़ेंगे कहाँ पर, सॉइल लेवल पर, ठीक है। 2 चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक। तो भैया क्या क्या आपको ध्यान रखना है, प्लांट लेवल और सॉइल लेवल पर। तो सबसे पहले हम लोग कवर करते हैं कहाँ पर, प्लांट लेवल पर। प्लांट लेवल पर अगर बात किया जाए भैया तो द क्लाइमेट जस्ट अबव एंड बीनीथ द प्लांट कैनोपी इज डिफरेंट फ्रॉम द क्लाइमेट ऑफ द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। कहने का मतलब ये कह रहा भैया, एक मान लो ये पौधा लगा है, ये लाइन जो लिखी है, पहली लाइन लिखी है भैया, द क्लाइमेट ऑफ द प्लांट एंड क्लाइमेट जस्ट अबव द बीनीथ ऑफ द प्लांट एंड कैनोपी इज डिफरेंट फ्रॉम द क्लाइमेट टू सराउंडिंग एनवायरनमेंट। देखो इनके कहने का मतलब भैया, एक यहाँ पर ये पौधा लगा हुआ है, ठीक है, मान लो भैया एक ये पौधा लगा हुआ है, ठीक। अब भैया ये पौधा जो लगा हुआ है, ये भैया इसके अगल बगल भी भैया ये इन्वायरमेंट होगा, सब जगह इन्वायरमेंट होता है। तो कह रहे हैं कि भैया ये जो सराउंडिंग में इसके चारों ओर इन्वायरमेंट आपको दिख रही है, कुछ मान लो ऐसी दिख रही है,
तो भैया ये कह रहे हैं कि इसके जो पास की इन्वायरमेंट होगी आपको, जो मतलब है पौधे के आसपास की, यानी पौधे के बीनीथ मतलब नीचे की, या एबव ऊपर की, ये इन्वायरमेंट क्या होगी भैया, ये अड़ोस पड़ोस के इन्वायरमेंट से थोड़ा सा अलग होती है। इसका इन्वायरमेंट जो है पड़ोसी के इन्वायरमेंट से, यानी जहाँ पर पेड़ नहीं लगा है उस इन्वायरमेंट से अलग होता है। ठीक है, ये बात भैया इन्होंने पहली बात में बताई। दूसरा इन्होंने बताया इको क्लाइमेट वेरीज विद द टाइप ऑफ प्लांट्स एंड मॉर्फोलॉजिकल फीचर। इन्होंने कहा जो ये अब ये डिपेंड किस पे करता है कि भैया ये जो चेंजेस आ रहे हैं, ये जो हमने बताया कि यहाँ का पड़ोस वड़ोस का ऊपर नीचे का चेंज है, अगल बगल की इन्वायरमेंट से प्लांट के जो प्लांट के जस्ट नीचे, प्लांट के जस्ट ऊपर का इन्वायरमेंट चेंज है। तो ये कहने लगे कि ये चेंज भैया किस पे डिपेंड करता है, ये चेंज डिपेंड करता है कि भैया जो ये पौधा लगा है, जो यहाँ पर प्लांट लगा है, इसके जो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स कैसे हैं, किस पे डिपेंड करता है, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, जो प्लांट है इसके मॉर्फोलॉजिकल फीचर किस प्रकार से हैं वैसे काम करेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर मॉर्फोलॉजिकल फीचर मतलब जो हमको आंखों से दिखाई देते हैं, जैसे उसकी हाइट यानी ऊंचाई कितनी है, टॉल है या डवार्फ है। दूसरा उसकी जो कैनोपी है यानी जो उसका आवरण है कितना डेंस है, यानी कितना सघन है, कितना ज़्यादा। जैसे अब बरगद का पेड़ देखो बहुत घना होता है, यूकेलिप्टस देखो सीधा एकदम खड़ा होता है। ठीक है, उसका शेप क्या है, उसका साइज क्या है, उसकी पत्तियों का शेप साइज क्या है, स्टेम और सॉइल का कलर क्या है, ये सारी चीज़ें प्रभावित करती हैं भैया, किसको प्रभावित करती हैं, अगल बगल की प्लांट के इन्वायरमेंट को प्रभावित करती हैं। अगर बात किया जाए सॉइल कलर की, तो सॉइल कलर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर पूछा जाए सॉइल कलर चार्ट दिया किसने था, तो भैया सॉइल कलर चार्ट किसने दिया था, भैया एक हैं हमारे मुंसिल भैया। मुंसिल भैया ने क्या किया था, सॉइल कलर चार्ट प्रोवाइड करवाया था। ठीक है, क्या प्रोवाइड करवाया था, सॉइल कलर चार्ट प्रोवाइड करवाया था। ठीक है, अगर बात किया जाए भैया सॉइल जो हमारा कलर है ये कैसे इफेक्ट करता है, पहली बात देखो सॉइल कलर की हम लोग बात कर रहे हैं। सॉइल कलर पहला प्रभाव क्या डालता है, पहला प्रभाव डालता है सनलाइट पे। किस पे डालता है, सनलाइट पे। देखो भैया जो डार्क कलर की जैसे यानी काली जो मिट्टी होगी वो भैया सनलाइट को ज़्यादा ऑब्जर्व करती है, यानी वो गर्मी पैदा करेगी मिट्टी में। ठीक, जो भैया क्या लाइट कलर की सॉइल्स है जिनका कलर बहुत हल्का है, वो क्या करती हैं भैया, वो भैया रिफ्लेक्ट कर देती हैं, एल्बिडो कहते हैं जिसे, लाइट को। ठीक है, तो सनलाइट को जो डार्क कलर की मिट्टियां हैं वो ऑब्जर्व करती हैं और जो लाइट कलर की हैं वो क्या करती हैं, रिफ्लेक्ट कर देती हैं। तो भैया ये सॉइल कलर इस प्रकार से इफेक्ट डालता है। दूसरी बात अगर पूछा जाए टेम्परेचर, जब ये ऑब्जर्व कर लेंगे कि तो यहाँ का टेम्परेचर अधिक हो जाएगा, या रिफ्लेक्ट कर देंगे यहाँ का टेम्परेचर कम हो जाएगा। ये भैया ऑब्जर्व कर रही हैं तो इसकी ह्यूमिडिटी क्या होगी, भैया ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी, इसकी ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी। अगर पूछा जाए CO2 O2 लेवल, भैया ये भी अंतर आ जाएगा, यहाँ का CO2 लेवल अलग हो जाएगा, वहाँ का O2 लेवल अलग हो जाएगा। एयर वेलोसिटी बदल जाती है भैया सॉइल कलर से, जो हवा का वेग है ये भी परिवर्तित हो जाता है सॉइल कलर, इस पर भी प्रभाव डालता है। स्टेम एंड सॉइल कलर जो है ये भी प्रभाव डालते हैं। ठीक है, आगे अगर बात किया जाए भैया ऑर्गेनिज्म पे भी प्रभाव पड़ता है, वहाँ जो बैक्टीरिया रह रहे हैं इन पे भी प्रभाव पड़ता है भैया, काली मिट्टी में अधिक बैक्टीरिया रह पाते हैं आसानी से। लार्ज मॉर्फोलॉजिकल फीचर की अगर बात किया जाए भैया तो एयर मूवमेंट भैया कम हो जाएगा। देखो जो अगर लंबा पौधा है, ठीक है, टाल प्लांट है, जैसे टाल ड्वार्फ हमने बताया आपको मॉर्फोलॉजिकल फीचर क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर कोई लंबा पौधा है तो उसमें क्या होगा, एयर मूवमेंट कम हो जाएगा, हवा बहेगी भैया इससे टकरा के रह जाएगी, तो क्या हवा का भैया जो वेग है वो क्या होगा, कम होगा। लंबे पौधे हैं तो क्या वायु वेग कम करेंगे, पहली बात। दूसरी बात क्या करेंगे, पेनिट्रेशन ऑफ सनरेज, इस सनरेज का क्या कर देंगे, पेनिट्रेशन कर देंगे भैया, इससे क्या होगा, कम हो जाएगा। पेनिट्रेशन सनरेज का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी भैया देखो ये मान लो ये भैया बड़ा सा पौधा लगा है, ठीक है, ये मान लो पौधा लगा है, अब भैया ये ऊंचा पौधा है, सनलाइट यहाँ तक पहुँची, सनलाइट यहाँ तक पहुँची, अब ये भैया रोक लिया उसको, नीचे आने नहीं दिया, मिट्टी तक पहुँचने नहीं दिया, तो भैया ये क्या कर दिया, सनरेज को कम कर दिया, पेनिट्रेशन उनकी कम हो गई। लेकिन अगर यही पौधा छोटा सा था, ये मिट्टी थी, यहीं इतना ही पौधा लगा था, ये कितना पौधा था, अब ये वाला पौधा भैया क्या करेगा, लाइट को रोकेगा, ये वाला पौधा भैया जमीन तक लाइट को पैसे पहुंचा देगा, पेनिट्रेशन ज़्यादा रहेगा सनरेज का, सिंपल सी बात है। इवन जो एमर्जिंग सीडलिंग्स हैं वह भी सॉयल सरफेस के समीप की इन्वायरमेंट को प्रभावित करती है। यानी भैया जो हमारी ये बीज सैया तैयार होती ना, यानी छोटे छोटे पौधे जो तैयार होते हैं ये भी क्या करते हैं, मिट्टी को अगल बगल की अपनी मिट्टी को प्रभावित करते हैं, वहाँ का इन्वायरमेंट बदल जाता है जहाँ पर सीडलिंग लगी होती है। ठीक है, इतना प्रभाव पड़ता है। पहली बात तो एयर मूवमेंट को ये कम कर देते हैं, क्या करते हैं, एयर मूवमेंट को कम कर देते हैं। दूसरा भैया शेडिंग ऑफ ग्रोथ को कम कर देते हैं। ठीक है, मतलब छाया में जो है इनके मतलब अगल बगल में छाया कर देंगे तो ग्रोथ हो, तो मतलब क्या करेंगे, जो जैसे मान लो ये भैया है, ठीक है, ये हमारा सीडलिंग लग गई, ठीक है, तो ये ग्राउंड में क्या होगा, अब ग्राउंड जो हमारा यहाँ की
मिट्टी है ये भैया कैसी रहेगी, ठंडी रहेगी, क्योंकि ये ग्राउंड पर क्या सन रेज पहुंचने नहीं दे रहे, रोक दे रहे हैं। तो भैया ये हमारी सीडलिंग भी क्या करती है भैया, शेडिंग कर देती है ग्राउंड की, यानी भैया उसको क्या छाया प्रदान करती है। आगे पूछा जाए वेजिटेशन कवर्ड एरियाज में क्या होता है, वेजिटेशन कवर्ड एरियाज में होता क्या है भैया, एक्सट्रीम वेरिएशन इन द टेम्परेचर। जो वेजिटेशन कवर करने वाले हमारे एरिया हैं, यानी जहाँ पर पेड़ पौधे पाए जा रहे हैं, जहाँ पर बड़ी मात्रा में, ये माइक्रो प्लांट लेवल पे बता रहे हैं, देखो जहाँ बड़ी मात्रा में पेड़ पाए जा रहे हैं, बड़ी मात्रा में पेड़ पाए जा रहे हैं, वहाँ होगा क्या, पहली बात तो होगा भैया एक्सट्रीम वेरिएशन इन टेम्परेचर, यानी ताप भैया अलग अलग जगह पर अलग अलग हो जाएगा। क्यों अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि भैया जो हमारा है ये सॉयल सरफेस के टेम्परेचर को रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है, सॉयल सरफेस के टेम्परेचर को रिड्यूस कर देते हैं। प्लांट जो होता है वो ज़्यादा ह्यूमिड हो जाएगा, मोर कूलर देन सराउंडिंग, यानी ठंडा भी हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा फेवरेबल इंसेक्ट पेस्ट और डिजीज़ के लिए अच्छी कंडीशन इसीलिए बन जाती है, जहाँ पर प्लांट लगा होता है वहीं पर तो भैया इंसेक्ट पेस्ट और डिजीज़ लगते आके हैं, दूसरी जगह मतलब खाली कोई पौधा ही नहीं होगा तो इंसेक्ट, पहली बात उनके खाने की व्यवस्था नहीं, दूसरी बात उनके लिए एनवायरनमेंट भी अच्छा नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भैया क्या होती हैं, वेजिटेशन कवर एरियाज़ में देखने को मिल जाती हैं। आगे अगर बात किया जाए, प्लांट कैनोपी अगर चेंज होगी, यानी सघन हो सकती है या विरल हो सकती है, अगर इंटेंसिव होगी और भैया क्वालिटी ऑफ लाइट जो है वहाँ पर क्या होगा, व्हेन लाइट रेज पास थ्रू द इट, तब भैया क्या होता है, देखो लाइट का प्रभाव जो मतलब पेड़ पौधे होते हैं उन पर दो प्रकार का पड़ता है। यानी मान लो अगर भैया सघन पेड़ पौधे लगे हैं, कहने का मतलब भैया क्या है, ये भैया हमारा प्लांट है, ठीक है, अब ये प्लांट के पास फिर प्लांट है, फिर पास के प्लांट है, यानी बहुत बहुत ज़्यादा प्लांट सघन सघन लगे हैं, घनत्व तो यानी बहुत कम है, ठीक है, घनत्व तो बहुत ज़्यादा है। तब होगा क्या भैया, दिन के समय क्या होगा, देखो दोनों का प्रभाव दिन और रात का अलग अलग पड़ेगा। दिन के समय क्या होगा, सनरेज डायरेक्टली लीव्स पर पड़ेंगी और लीव्स का टेम्परेचर हाई हो जाएगा, ठीक है, जो सूर्य की किरणें पड़ती हैं वो कहाँ पड़ेंगी, पत्ती पर पड़ेंगी और पत्ती का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। रात के समय क्या हो जाएगा भैया, रात के समय ये पत्तियाँ क्या करती हैं भैया, ये भैया रात के समय हो जाएगा एयर से कम, लोअर टेम्परेचर हो जाएगा। टेम्परेचर क्या होगा रात पे, क्योंकि रिफ्लेक्ट होगा, जो लाइट मतलब जो टेम्परेचर था वो चला जाएगा, तो रात के समय भैया ये जो मतलब पत्तियों का टेम्परेचर होता है क्या होगा, एयर से कम हो जाएगा। इसीलिए पेड़ के नीचे सोने बड़ी ठंडी ठंडी हवा चलती है। क्यों हवा चलती ठंडी ठंडी, क्योंकि जो पत्ती होती है इसका टेम्परेचर हवा से कम होता है, तो भैया पत्ती से टकरा के जो हवा चलेगी उसका टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, हल्का सा कम हो जाएगा, तो आपको ठंडक का अनुभूति होगा। बात समझ में आई। और दिन के समय क्या होता है, पत्तियों का टेम्परेचर हाई हो जाता है क्योंकि उस पर सूर्य की सीधी किरण पड़ती है, ठीक है, बात समझ में आई। आगे अगर बात किया जाए, ये हमारा भैया जितना भी आपके में लिखा था प्लांट लेवल पे सारी चीज़ें हमने आपको बता दी। पहला हमने क्या बताया था आपको, देखो कुछ पॉइंट्स में हमने आपको बताया है, इन्होंने पूरा पैराग्राफ दिया, हमने आपको पॉइंट्स में बताया। क्या बताया पॉइंट्स में, पहली बात हमने बताई थी कि भैया देखो अलग अलग होता है, यानी पेड़ के आसपास का एनवायरनमेंट और उसके अगल बगल के एनवायरनमेंट से क्या हो जाता है, पृथक हो जाता है। पृथक होने में आपको बताया कि सन जो सॉयल कलर है उसका प्रभाव पड़ता है। जो डार्क मिट्टी होती है वो ज़्यादा एब्जॉर्व कर लेती है लाइट को, लाइट सॉयल जो होती हैं वो कम एब्जॉर्व कर पाती हैं, ठीक है। हमने बताया कि मार्फोलॉजिकल फीचर पे पूरी तरीके से डिपेंड करता है। जो लंबे पौधे होते हैं, लार्ज मार्फोलॉजिकल फीचर के होते हैं, वो ईयर मूवमेंट को कम कर देते हैं। दूसरा हमने आपको क्या बताया था, दूसरा हमने आपको बताया था, अगला हमने आपको क्या बताया भैया, प्लांट कैनोपी चेंज होगी अगर इंटेंस होगी, तो दिन के समय आपको क्या बताया भैया, सनरेज डायरेक्टली पत्तियों पर पड़ेंगी तो पत्तियों का टेम्परेचर ज़्यादा होगा। रात के समय पत्तियों का टेम्परेचर हवा के मुकाबले कम होगा। लास्ट लाइन यही लिखी है भैया, क्या लिखा है, द लीफ टेम्परेचर, लिखा है क्या भैया, द लीफ टेम्परेचर मे बी हायर देन द एयर टेम्परेचर एट द नाइट मे बी लोअर देन, मतलब कहने का मतलब इन्होंने लिखा भैया कि सनरेज डायरेक्टली पड़ रही दिन के समय, तो दिन के समय पत्तियों का टेम्परेचर ज़्यादा होगा हवा के मुकाबले, और अगर एयर से कंपेयर किया जाए रात के समय, तो रात के समय टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। आगे अगर बात किया जाए भैया माइक्रो क्लाइमेट एट द सॉयल लेवल, सॉयल लेवल की अगर आप बात करें तो सॉयल कलर इज़ वन ऑफ द फैक्टर विच अफेक्ट द माइक्रो क्लाइमेट ड्यू टू द सॉयल कलर। तो सॉयल कलर की बात हमने उसमें भी कर ली थी, मार्फोलॉजिकल फीचर्स में भी, यहाँ भी बात कर लेते हैं। क्या हमने बताया था आपको, सॉयल कलर में आपको बता चुके थे, वेट सॉयल अब्जॉर्ब मोर इनकमिंग रेडिएशन। देखो भैया पहला तो हमने सॉयल कलर बता ही दिया, सॉयल कलर कैसे इफेक्ट करता है ये भी आपको पता चल गया। दूसरा भैया वेट सॉयल जो होती है, दूसरा अगर सॉयल लेवल की बात किया जाए तो वेट सॉयल हमारी जो होती है, जो हमारी गीली मिट्टी होती है, वो क्या करती है भैया, ज़्यादा इनकमिंग रेडिएशन को ऑब्जर्व करती है ड्राई के मुकाबले।
यानी अगर सूखी मिट्टी है और गीली मिट्टी है, दोनों पर लाइट पड़ रही है समान रूप से, तो कौन ज़्यादा उसको ऑब्जर्व कर लेगा, कौन ज़्यादा अवशोषित कर लेगा भैया, वेट सॉइल ज़्यादा अवशोषित कर लेगी। ठीक है, अब जब ज़्यादा अवशोषित कर लेगी तो मोस्ट एब्जॉर्ब्ड एनर्जी होगी भैया, तो क्या करेगा, यूज्ड इन इवेपोरेशन, इसलिए वहाँ का इवेपोरेशन होगा, तभी तो भैया जो इस सतह पे पानी भरा होगा ऐसे तो हवा में उड़ के जाएगा कि जो ये ज़्यादा लाइट को ऑब्जर्व करेंगे, टेम्परेचर को ज़्यादा ऑब्जर्व करेंगे, तभी यहाँ से जो पानी होगा वाष्पीकरण इसका होगा, इवेपोरेशन के द्वारा ये उड़ के जाएगा और सतह धीरे धीरे क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। सतह कैसी हो जाएगी, बाद में ठंडी हो जाएगी। ठीक है, दैट्स वाई द मॉइस्ट सॉइल टेक्स द लॉन्गर टाइम टू हीट अप एंड कूल डाउन। कहने का मतलब इसीलिए भैया जो हमारी गीली मिट्टी होती, देखो ये मिट्टी है, अब मिट्टी हमारी कैसी है, गीली मिट्टी, ये मॉइस्ट सॉइल है। कैसी है, मॉइस्ट सॉइल। अब गीली मिट्टी जो होती है ये भैया इसमें कलाकारी होती है, ये भैया एक तो ना जल्दी गर्म होगी, ठीक है, ना जल्दी गर्म होगी और ना जल्दी क्या होगी, ठंडी होगी। मतलब जल्दी गर्म भी नहीं होगी, जल्दी ठंडी भी नहीं होगी, दोनों में इसको क्या लगता है, टाइम लगता है, ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है भैया, इस पर क्योंकि लाइट पड़ेगी, जब लाइट पड़ रही है अब इसको टेम्परेचर क्या एब्जॉर्व करेगा, जब एब्जॉर्व करेगा तब ये क्या होगा, तब ये धीरे धीरे क्या कर पाएगा, गर्म कर पाएगा। ठीक है, इसके बाद ये धीरे धीरे क्या करेगा, इसको निकालना शुरू करेगा। ठीक है, निकालना शुरू करेगा तो धीरे धीरे क्या होगा, ये ठंडा होगा रात के समय। ठीक है, तो जहाँ पर मॉइस्ट सॉइल होती है वो धीरे धीरे गर्म होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है। ठीक है, आगे अगर बात करें सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी की, अगर बात किया जाए तो सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी कई बार पूछी जाती है भैया, याद रख लेना, सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, 0.2 होती है। सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी, 0.2, जबकि वाटर की कितनी होती है, 1 होती है। आप सबको पता है जो जल है, जल का घनत्व तो क्या होता है, 1 होता है, जबकि भैया जो मिट्टी होती है उसका कितना होता है, 0.2 होता है। सो हीट गेन एंड हीट लॉस बाय द सॉइल इज द 5 टाइम क्विकर देन वाटर। कहने का मतलब देखो, मिट्टी बहुत तेजी से क्या करेगी भैया, टेम्परेचर को ग्रहण भी कर लेगी और टेम्परेचर को निकाल भी देगी। मिट्टी और पानी की अगर कंपेयर किया जाए तो देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब क्या होता है, जो हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी है यही तो बताती है हमको कि भैया किसी चीज़ के ठंडा होने में और गर्म होने में कितना समय लगेगा। जिसकी जितनी ज़्यादा स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी, जितनी ज़्यादा स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी उसको गर्म करने और ठंडा करने में उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा। तो पानी की स्पेसिफिक ग्रेविटी हमने आपको बता दिया 1 है, जबकि मिट्टी की तो 0.2 ही है। तो मिट्टी तो फटाक से गर्म, फटाक से ठंडी हो जाएगी, लेकिन पानी को गर्म होने में भैया क्या लगता है, समय लगता है। इन द एरिड रीजन भैया, इसीलिए जो है अगर बात किया जाए, देखो सर्दियों में अगर बात समझना है आपको एक तौर पे तो आपको समझाते हैं। देखो आप एक अपने माइंड में माहौल बनाइए, कहाँ का, राजस्थान का जो हमारा थार का मरुस्थल है। ठीक है, एकदम सूखी मिट्टी होती है, बालू है भैया, वहाँ पर पूरी सूखी मिट्टी एकदम पड़ी है। ठीक है, वहाँ आपको टेम्परेचर का जो अप एंड डाउन देखने को मिलेगा। दिन के समय सूर्य आया भैया, यहाँ टेम्परेचर एकदम हाई 50 डिग्री सेल्सियस पहुँचा दिया जाके। ठीक है, 45-50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जा रहा है। ठीक है, 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। रात के समय आप टेम्परेचर में भैया, यहाँ रात में अगर बात है, सूर्य हटा यहाँ से और रात के समय तुरंत टेम्परेचर भैया कहाँ पहुँच गया, 15 से 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आ गया ठंडी का। तो रात में आप रजाई ओढ़ रहे हैं और दिन में इतनी धूप हो रही, इतनी गर्मी हो रही है कि आपको उससे भी समस्या है। तो ऐसी कंडीशन हमको कहाँ देखने को मिलती है, जहाँ पानी की कमी होती है, यानी जहाँ पर भैया क्या, जो हमारी सैंड सॉइल मुख्यतः पाई जाती है बड़ी मात्रा में, वहाँ पर समस्या हमको देखने को मिल जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पानी नहीं है, और पानी ही क्या करता है, हीट को रोक कर रखता है और हीट को धीरे धीरे छोड़ता है। और दूसरी बात कर लें अगर, तो भैया जो हमारे समुद्र वाले रीजन है, वो मतलब समुद्र के अगल बगल वाले रीजन है, जैसे हमारे तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, ये सारे जितने भी हमारे हैं, यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा ठंडी होती ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। क्यों भैया? क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर बहुत तेज़ी से चेंज नहीं होता है भैया। इनके दिन का टेम्परेचर अगर 30 डिग्री सेल्सियस तो रात का ज़्यादा से ज़्यादा 20 पहुँच जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि सुबह का 50 और शाम को भैया 20-10 पहुँच गया। ऐसा वेरिएंस यहाँ पर देखने को नहीं मिलता, यानी जो हमारी ताप प्रवणता है वो यहाँ पर कम होती है। टेम्परेचर इनका 20 से 30 के बीच में बना रहेगा, चाहे दिन हो चाहे रात हो। ठीक है, ये बात होती है। दूसरी बात अगर सॉइल कलर की किया जाए तो आपको बता ही चुके थे भैया, सॉइल कलर हमारा जो है जो रिफ्लेक्ट करता है
उसको हम लोग कहते हैं क्या, देखो भैया सॉइल कलर में दो चीज़ें हमने आपको बताई, एक भैया डार्क हमने बताया था आपको, एक बताया था लाइट। बताया था डार्क वाले क्या करते हैं, एब्जॉर्व करते हैं। अब एब्जॉर्व कर लेंगे यहाँ पर तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ा देंगे, ठीक है। दूसरा हमने बताया था लाइट वाले एक काम करते हैं भैया, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्ट करते हैं, जो लाइट कलर वाले हैं जैसे मिट्टी है वो क्या करेगी भैया, लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगी। लाइट कलर वाली मिट्टी रिफ्लेक्ट कर देगी, और रिफ्लेक्ट हुई चीज़ को ही हम लोग कहते हैं क्या, एल्बिडो कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्बिडो। सब लोग पढ़े होंगे थोड़ा बहुत एल्बिडो। तो एल्बिडो हमारा क्या होता है भैया, जो रिफ्लेक्टेड हमारी लाइट होती है इसी को हम लोग एल्बिडो कहते हैं, ठीक है। अब जब ये रिफ्लेक्ट कर जाती है तो इससे क्या होगा, सॉइल ठंडी रहेगी भैया। अगर मल्च की बात कर लो, वहीं मल्च जो हमारा होता है ये भैया क्या करता है, सबसे ज़्यादा हीट को ऑब्जर्व करने का काम मल्च ही करता है। तो रात में वो खूब भैया हीट को रिलीज करता है, इसलिए सॉइल हमेशा रात में भी गर्म बनी रहती है, ठीक है, मल्च के आसपास की। अगर आगे बात किया जाए हार्वेस्टिंग इंडेक्स की, तो भैया अब हार्वेस्टिंग इंडेक्स को थोड़ा सा समझ लो। अब अगला हमारा क्या टॉपिक है, हार्वेस्टिंग इंडेक्स। द इफेक्टिवनेस ऑफ फोटोसिंथेसिस डिपेंड ऑन, भैया कह रहे हैं भैया जो इफेक्टिवनेस है फोटोसिंथेसिस की वो किस पे डिपेंड करती है। इफेक्टिवनेस यानी प्रभाव भैया जो फोटोसिंथेसिस का है किस पे डिपेंड करता है। अ लार्ज एंड इफिशिएंट सिमुलेशन एरिया, कहने का मतलब एक बड़ा एरिया होना चाहिए भैया, जो हमारा क्या हो भैया, बड़ा एरिया है, ठीक है। एंड एडिक्वेट सप्लाई ऑफ द सोलर एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड। देखो भैया जो फोटोसिंथेसिस हमारा है प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण में पहली बात तो भैया क्या चाहिए, पत्ती का आकार अच्छा खासा होगा, जो भैया क्या ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को ग्रहण करे अच्छे से, ठीक है। दूसरी बात भैया क्या चाहिए होता है, दूसरा भैया चाहिए होता है सोलर एनर्जी और क्या CO2 चाहिए होता है। तीसरा भैया चाहिए होता है फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन, यानी प्रकाश संश्लेषण होने के लिए क्या चाहिए भैया, एसिमुलेटिंग एरिया ज़्यादा हो। दूसरी बात भैया CO2 और सोलर एनर्जी मिल रही हो। तीसरी बात भैया क्या, फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन उसके लिए अवेलेबल हो, तब भैया क्या होगा, फोटोसिंथेसिस हाई होगा और सबसे ज़्यादा क्या होगा, उत्पादन बढ़ेगा। आगे अगर बात किया जाए द टोटल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस थ्रू आउट द लाइफ टाइम ऑफ द क्रॉप ग्रोइंग इन द सर्कमस्टेंस डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। ये कह रहे हैं अपने जीवन भर में जो टोटल प्रोडक्ट पैदा करता है जो प्लांट हमारा, वो भैया बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। किस पे, द साइज ऑफ एसिमुलेटिंग एरिया पर डिपेंड करता है। दूसरा भैया किस पे डिपेंड, इफेक्टिव इफिशियंसी ऑफ एसिमुलेशन ऑफ CO2 फिक्सेशन, वो कितना ज़्यादा CO2 का फिक्सेशन कर पाता है। द पीरियड ऑफ, देखो भैया एक प्लांट हमारा, सबसे पहली बात तो ये होगी, पहली बात ये कि भैया वो CO2 का फिक्सेशन कितना ज़्यादा कर रहा है एक साल में और कितने साल तक कर रहा है, ठीक है। और सिमुलेशन एरिया है उसका कितना, कितने क्षेत्र में वो लगा हुआ है। ये तीन चीज़ें ही तो हमारा बताएंगी क्या हमारा प्रोडक्शन कितना कर रहा है, वो कितना हमारे लिए क्या इफेक्टिव है, कितना प्रभावी है। इन द एग्रोनॉमी द इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ सिमुलेशन ऑफ CO2 फिक्सेशन फोटोसिंथेसिस एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ हार्वेस्टिंग। भैया हम लोग किस में देखते हैं, हार्वेस्टिंग इंडेक्स में। किस में देखते हैं, इसी चीज़ को हार्वेस्टिंग इंडेक्स में देखते हैं, ठीक है। हार्वेस्टिंग इंडेक्स में हम लोग देखते क्या हैं भैया, इकोनॉमिक ईल्ड। देखो भैया हार्वेस्टिंग इंडेक्स एक फार्मूला बताया गया, क्या फार्मूला बताया गया, इकोनॉमिक ईल्ड अपॉन बायोलॉजिकल ईल्ड इनटू 100। अब इकोनॉमिक ईल्ड आप पूछेंगे और बायोलॉजिकल ईल्ड पूछेंगे, क्या होगा। इकोनॉमिक ईल्ड मतलब जब आपने गेहूं उगाया तो जो आपका गेहूं का दाना हुआ वो आपका हो गया इकोनॉमिक ईल्ड। बायोलॉजिकल ईल्ड का मतलब भैया जो आपका गेहूं का दाना हुआ प्लस साथ में आपका भूसा वाला पोर्शन भी सारा मिला दो तो हमारा ये क्या हो जाएगा, बायोलॉजिकल ईल्ड हो जाएगी, यानी प्लांट प्लस दाना दोनों मिला के, ठीक है। अब इसी से हमारा क्या निकलता है, हार्वेस्टिंग इंडेक्स निकल आता है, ठीक है। कहने का मतलब भैया आपका क्या, सिंक अपॉन सोर्स इनटू 100। अब आप पूछेंगे सिंक क्या है, सोर्स क्या है। देखो भैया मेजर प्लांट्स जो होते हैं, सिंक का मतलब होता है जिसके लिए हमने खेती की, यानी जो हमारे लिए क्या है भैया, अनाज है या पालक में भैया देखो पालक में पत्ती भी हो जाता है, ठीक है। देखो ये हमारे क्या है, सब सिंक हैं। सिंक का मतलब भैया जो हमारा क्या प्रोडक्ट आउटपुट निकला जिसके लिए हमने खेती की थी वही हमारा क्या होता है, सिंक होता है। सोर्स मतलब जिसकी मदद से हमने ये सिंक को प्राप्त किया वो हमारा क्या है, सोर्स है। जैसे मोस्टली प्लांट्स में जो हमारी पत्तियां होती हैं यही हमारे क्या फोटोसिंथेसिस का काम करती हैं, जिसकी मदद से भैया ये दाना बन पाता है। तो सिंक हमारा दाना हो जाता है, पत्तियां हमारी सोर्स हो जाती हैं। लेकिन भैया किसी किसी में पत्तियां भी हमारी सिंक बन जाती हैं, जैसे पालक में हम लोग पत्तियों का यूज़ करते हैं तो हमारे लिए सिंक क्या है, पत्ती है, ठीक है। तो सिंक अपॉन सोर्स इनटू 100 यही हमारा क्या हार्वेस्टिंग इंडेक्स होता है। किसने दिया था इसको भैया, डोनाल्ड ने इसको खोजा था। हार्वेस्टिंग इंडेक्स किसने दिया था, पूछा जाता है,
डोनाल्ड ने दिया था। याद रख लेना, बुक में लिखा नहीं यहाँ पे शायद है, सुंडा वाली में लिखा था, आप इसमें लिख लीजिए, जहाँ पर चेपना चाहिए थोड़ा सा चेप लीजिए। ठीक है, तो भैया यहाँ पर एक फार्मूला इन्होंने दे दिया क्या कैसे कैसे आपको हार्वेस्टिंग इंडेक्स निकालना है, जो आपके बहुत काम का है नहीं। आगे इन्होंने बताया सिंक और सोर्स का रेशियो। सोर्स होता क्या है, इन्होंने वही बात बताई है कि सच पार्ट ऑफ प्लांट वेयर द फोटोसिंथेसिस अकर, जहाँ पर फोटोसिंथेसिस होती है वो हमारा सोर्स है, जो फोटोसिंथेसिस से हमारा बनता है वही हमारा क्या है, सिंक है। जैसे भैया स्टेम हमारा भी हो सकता है, ये जैसे आलू में हम लोग तना खाते हैं तो हमारा स्टेम हो गया, शुगर बीट में हम लोग जड़ खाते हैं तो जड़ भी हो सकता है, पत्ती हम लोग पालक में यूज करते हैं तो पत्ती भी हो सकता है। मोस्टली हमारा ये क्या होता है, दाना होता है, जो अनाज वगैरह में हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, आगे फॉर हायर HI डेवलपमेंट ऑफ सिंक इज मोस्ट कंसर्नड अबाउट द सिंक डिपेंड ऑन द दैट फैक्टर। ये कह रहे हैं भैया अगर आपको हार्वेस्टिंग इंडेक्स बढ़ाना है तो आपने हार्वेस्टिंग इंडेक्स बढ़ाने के लिए फार्मूला क्या पढ़ा है, सिंक अपॉन सोर्स इंटू 100 आपने पढ़ा है। कहने का मतलब जब आप सिंक को बढ़ाएंगे तो हार्वेस्टिंग इंडेक्स बढ़ेगा, सोर्स को घटाएंगे तो हार्वेस्टिंग इंडेक्स बढ़ेगा। यानी भैया आपका जो सोर्स है वो कम हो जाए, सिंक है वो हाई हो जाए, हार्वेस्टिंग इंडेक्स आपकी हाईएस्ट हो जाएगी। ठीक है, क्या क्या करना पड़ेगा आपको बढ़ाने के लिए हार्वेस्टिंग इंडेक्स, गुड सोर्स का यूज करो जो अच्छा हो, कम मात्रा में भैया पत्तियाँ हो लेकिन खूब उत्पादन करें। इसके अलावा भैया क्या पार्सनिंग ऑफ द फोटोसिंथेट्स अच्छे हों। इसके अलावा ट्रांसलोकेशन ऑफ एसिमिलेशन, जो हमारा अनाज में जो हमारी चीज़ें बनी हैं इनका ट्रांसमिलेशन अच्छा हो, ट्रांसलोकेशन अच्छा हो, एक जगह दूसरी जगह अच्छे से मूव करेंगे तभी तो भैया क्या दाना हमारा बनकर तैयार होगा। आगे अगर बात किया जाए सोर्स शुड बी गुड, सोर्स जब अच्छा होगा तभी सारा काम होगा। कहने का मतलब फॉर्मेशन ऑफ फोटोसिंथेट्स एज अ सोर्स, पहले देखो हमारा सोर्स बनेगा जो हमारी पत्ती होगी। तो खाना बनाने में सबसे अहम भूमिका पत्ती की होती है, लेकिन पत्ती हमारे लिए खाने के लिए उपयोगी नहीं है भैया, हमारा मूल हमको चाहिए क्या, दाना। तो हमने भैया सोर्स को पहले अच्छा ग्रो करवाया, यानी गुड सोर्स होना चाहिए ताकि ये अच्छे से क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस अच्छे से करेगा, यानी भैया खाना अच्छे से बनाएगा, खाना अच्छे से बनाएगा तो इसको मूव अच्छे से करेगा, मूव अच्छे से करेगा तो भैया सिंक हमारा अच्छा तैयार हो जाएगा। यही हमारा पूरा प्रोसेस है। इन्होंने लिखा गया फॉर्मेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी सोर्स का फॉर्मेशन करो, इसके बाद इसमें फोटोसिंथेसिस अच्छे से कराओ, ट्रांसलोकेशन ऑफ एसिमिलेशन कराओ, उसके बाद स्टोरेज कर लो भैया सिंक की अच्छे से, और भैया अनाज को खूब खाओ। यानी सोर्स से सिंक का बनना यही हमारा क्या पूरा भैया यही काम हमारा सोर्स सिंक रिलेशन कहलाता है। ठीक है, सिंक से फिर सोर्स बनता है। देखो जब हम लोग भैया क्या करते हैं, भैया फसल उगाते हैं, फसल में भैया जो हमारी ये पत्तियां हैं ये हमारी क्या सोर्स हैं, इनसे भैया क्या दाना बना है, इन्हीं के फोटोसिंथेसिस से क्या बनता है, हमारा दाना बनता है। यही दाना का बीज के रूप में प्रयोग होता है, ये बीज हमारा फिर खेत में जाता है, नया पौधा बनाता है, और भैया ये सिंक को सोर्स को भी तैयार करता है। तो सिंक से सोर्स और सोर्स से सिंक हमारा बनता रहता है, यही हमारा साइकिल चलता रहता है। दोनों हमारे क्या रिवर्सिबल प्रोसेस है, यानी बदले जा सकते हैं, सिंक को सोर्स में और सोर्स को सिंक में बदला जा सकता है। इसके बाद अगर बात किया जाए भैया आइडियोटाइप मॉडल प्लांट क्या है, तो भैया आइडियोटाइप हमारा जो है ये हमारा जो है एक फैक्टर है। आइडियोटाइप मतलब होता है भैया आदर्श संरचना। ठीक है, आदर्श मतलब भैया एक हमारा जो हमने क्या बना लिया, एक भैया बना लिया, डोनाल्ड ने इसको भी दिया था क्रॉप आइडियोटाइप को 1968 में। तो हमारा इसमें हमने क्या बना लिया, एक आदर्श बना लिया है, मतलब एक हमने क्या अपने लिए एक अपर लिमिट तय कर ली है कि भैया ये हमारे लिए क्या है, एक आदर्श परिकल्पना है, इतना उत्पादन जो है मैक्सिमम किया जा सकता है इस इनपुट के साथ में। और हम लोग सब लोग क्या आदर्श के लिए ही प्रयास करते हैं कि हम लोग आदर्श तक पहुंच सकें, मतलब क्या हमारा जो है इस लेवल तक हम लोग पहुंच सकें। जो हमने एक आइडियल बनाया है, आइडियोटाइप बनाया है, उसी तक हमको पहुंचना है, वो मॉडल प्लांट हमारे लिए। ठीक है, उसी को मानकर हम अपनी खेती आगे बढ़ा रहे हैं। द प्रोडक्शन ऑफ एवरी प्लांट इज अफेक्टेड बाय द प्लांट्स टाइप, क्लाइमेट कंडीशन को प्रभावित करता है। सॉइल टाइप, एरिड मैनेजमेंट फैक्टर, अकॉर्डिंग टू द आर्मी एंड ग्रेवर the production of the plant might be increased by changing plant type of the increasing in the period of grain filling in the certain climatic condition where the management and the soil factor are not limiting. There is the direct relationship between the plant type and the crop production because of the ओरिएंटेशन एंड द नंबर ऑफ लीव्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द CO2 एसिमिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। कहने का मतलब भैया यहाँ पर इन्होंने क्या बताया, जो हमारे आर्मी और गेवियर हैं, इन्होंने 1967 में एक चीज़ बताई कि जो प्रोडक्शन होता है प्लांट का ये इंक्रीज कैसे होगा, जब हम लोग क्या करेंगे भैया पीरियड ऑफ ग्रेन फिलिंग को हम लोग क्या करें बढ़ाएं अपने। ठीक है, क्लाइमेटिक कंडीशन जब भैया ग्रेन फिलिंग की हो रही है उस समय क्लाइमेटिक कंडीशन को अच्छे से मैनेज करें। सॉइल फैक्टर को लिमिटिंग ना रखें, सॉइल फैक्टर में अच्छे मतलब सॉइल में भी कोई फैक्टर हमारे पास लिमिटिंग ना हो। ठीक है, कहने का मतलब हमने आपको बताया था ना कि लिमिटिंग फैक्टर से हमारा प्रोडक्शन बढ़ता है, कि अगर भैया हमारे पास
लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर हमने बताया था ना, ब्लैकमैन ने दिया था। क्या बताया था ब्लैकमैन ने कहा था भैया जब आप लोग खेती कर रहे हैं तब भैया आपके पास जो सबसे कम अमाउंट में जो आवश्यक वस्तु रहेगी उतना ही आप लोग प्रोडक्शन कर पाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने आपको एग्जांपल दिया था कि आपने जो है मान लो आपने जो है घर पे खाना बना रहे हैं आप, ठीक है, आपके पास सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, दाल चावल सब्जी हर चीज़ अवेलेबल है, लेकिन आपके पास नमक जो है वो बहुत लिमिटेड 1 चम्मच है। तो आप लोग अगर सब्जी बना रहे हैं या तैयारी बना रहे हैं, जो भी बना रहे हैं आप, जिसमें नमक का आपको यूज करना है, तो आप उतना ही बना पाएंगे क्योंकि नमक आवश्यक है। तो जितना 1 चम्मच में बन पाएगा उतना ही भोजन आप तैयार कर पाएंगे। यही हमारा क्या लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर है, जिसको ब्लैकमैन ने बताया था। प्लांट्स हमारे सबसे लिमिटिंग फैक्टर होता है, जो सबसे हमारा कम मात्रा में हमारे पास जो एसेंशियल एलिमेंट पाया जाएगा उस पर भैया ये हमारा क्या करता है, काम करता है, उतना ही प्रोडक्शन हमारा हो पाता है जो हमारे पास क्या है, सबसे कम मात्रा में अवेलेबल है। ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट आइडियोटाइप का किसने दिया था, डोनाल्ड ने दिया था 1968 में। अगर आगे बात किया जाए भैया तो इन्होंने बताया भैया ये हमारा जो है एक ग्राफ बना के दिखाया। इन्होंने बताया एक ग्रेन हमारा होगा यानी यील्ड ऑफ कॉटन, एक ग्रेन यील्ड ऑफ मेज और बायोलॉजिकल यील्ड इन्होंने दिखा दिया। ठीक है, कहने का मतलब बायोलॉजिकल यील्ड देखो ये हमारी है। ठीक है, यहाँ पर भैया ग्रेन यील्ड ऑफ मेज और ग्रेन यील्ड ऑफ कॉटन एक साथ में इन्होंने दिखा दिया है। ये हमारा क्या पॉपुलेशन डेंसिटी है। कहने का मतलब भैया यहाँ पर अगर एक हम लोग बायोलॉजिकल यील्ड को एक टॉप पर मान रहे हैं तो यहाँ पर बायोलॉजिकल यील्ड भैया जितना बायोलॉजिकल यील्ड होगा उतना मक्के में प्रोडक्शन हो जाएगा, लेकिन कॉटन में उतना कम प्रोडक्शन होगा। बात को समझने लायक चीज़ें हैं भैया। ठीक है, ये हमारा जो है कुछ इंपॉर्टेंट, अब इन्होंने अलग अलग फसल का अलग अलग आइडियोटाइप दे दिया है। अब इतना हम तो पढ़ा नहीं पाएंगे देखो भैया। ठीक है, जो हमारा इन्होंने क्या किया, जैसे अब गेहूँ का बताएंगे, गेहूँ में कौन कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। जैसे एक गेहूँ का एग्जाम्पल आपको पढ़ा देते हैं, बाकी आपको खुद कवर कर लीजिएगा। तो इसको डोनाल्ड ने ही दिया था 1968 में गेहूँ का। इन्होंने क्या बताया, टू अवॉइड लॉजिंग देयर शुड बी अ शॉर्टन स्टेम। भैया इन्होंने कहा आइडियोटाइप के लिए प्लांट कैसा होना चाहिए, आदर्श प्लांट कैसा हो, गेहूं का आदर्श पौधा क्या हो। तो इन्होंने कहा कि भैया जब फसल गिरे ना, इसके लिए हमको जो गेहूं होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, छोटी हाइट का होना चाहिए। पहली बात इन्होंने बताई। दूसरा इन्होंने बताया फ्यू स्मॉल इरेक्ट लीव्स टू अलाउ द सनशाइन इनटू द कैनोपी। इन्होंने कहा कुछ पत्तियां होनी चाहिए जो सीधी एकदम बढ़िया हो, तंदुरुस्त, जो आराम से क्या करें सनशाइन को कैनोपी के अंदर तक जाने दें एकदम। ठीक है, इन्होंने कहा एक लार्ज इरेक्ट ईयर होनी चाहिए, जो बाली है वो क्या सीधी और लंबी होनी चाहिए। ठीक है, ये हमारा क्या एक आदर्श प्लांट बन रहा है। अब एक भैया माइंड में अपने तैयार कर लीजिए, आपको उसके लिए मेहनत करनी है खेत पे अपने। द नंबर ऑफ फर्टाइल फ्लोरेट्स पर यूनिट एरिया शुड बी मोर सो दैट HI इज़ मोर। इन्होंने कहा कि भैया जो फर्टाइल फ्लोरेट्स हमारे हैं यानी फर्टाइल फ्लावर्स हैं, इनकी पर यूनिट एरिया में भैया क्या संख्या बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, जितनी ज़्यादा भैया फर्टाइल हमारे क्या होंगे, फ्लोरेट्स होंगे, उतना ही ज़्यादा हमारा क्या सिंक बढ़ेगा। देयर शुड बी अ ऑन टू इंक्रीज द फोटोसिंथेसिस। इन्होंने कहा कि ऑन जो हमारा होते हैं, कुछ हमारे ऑनलेस पाए जाते हैं, लेकिन जो ऑन वाले होते हैं वो फोटोसिंथेसिस एरिया को बढ़ा देते हैं, इसके लिए वो अच्छे हैं, ऑन होने चाहिए। इसका मतलब है भैया गेहूं में ऑन बढ़िया चीज़ है। ठीक है, ऑन आप लोग जानते होंगे ना, जो हमारे ये बाली पे ऐसे लगे रहते हैं, ये वाले पतले पतले वाले, ये हमारे ऑन है। ठीक है, तो ये हमारे होने चाहिए गेहूं में, हमारे लिए अच्छे होते हैं। आगे अगर बात किया जाए तो इन्होंने बताया भैया, इन्होंने बताया देयर शुड बी आंस हो गया द सिंगल कल्म्स टू द अवॉइड वेस्टफुल ऑफ द। भैया एक ही कल्म जब हमारा होगा तो हमारा ये क्या करेगा, ये वेजिटेटिव ग्रोथ को बढ़ने से रोकेगा। बहुत ज़्यादा फालतू वेजिटेटिव ग्रोथ नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब वेजिटेटिव ग्रोथ कम हो भैया, इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा हो। ठीक है, फ्लोरेट्स ज़्यादा हो, फूल ज़्यादा हैं, जिससे हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा हो सके, ये सारी चीज़ें। रेसिस्टेंट टू द इंसेक्ट पेस्ट डिजीज, भैया जो वेराइटी हम लगा रहे हो क्या हो, इस रेसिस्टेंट होनी चाहिए इंसेक्ट पेस्ट डिजीज के प्रति। देयर मस्ट बी प्रॉपर प्रोपोर्शनिंग ऑफ द ट्रांसलोकेशन ऑफ एसिमिलेशन। मतलब भैया जितने भी हमारे जो खाद्य पदार्थ बने हैं, यानी जो हमारा लास्टली सुक्रोज बनता है, ये आसानी से भैया क्या ट्रांसलोकेट होकर कहाँ तक, सीड तक पहुँच सके, यानी भैया गेहूँ तक पहुँच सके। ये सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी तो ये हमारा क्या माना जाएगा, एक आदर्श पौधा माना जाएगा। अब हम लोग जब गेहूं की खेती करेंगे तब भैया इस आदर्श संकल्पना को मानकर चलेंगे, हमको किस किस आदर्श चीज़ क्या क्या उसमें डेवलप करना है। यानी अगर हम कोई नई वैरायटी डेवलप करने जा रहे हैं तो उसमें क्या क्या ध्यान दें कि भैया उसकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इरेक्ट होना चाहिए, उसकी जो बाली होनी चाहिए, ईयर इरेक्ट होना चाहिए। इसके अलावा उसमें फर्टाइल फ्लोरेट्स की संख्या अधिक होनी चाहिए, फोटोसिंथेटिक एरिया अधिक होना चाहिए, यानी ऑन्ड होना चाहिए, इंसेक्ट और डिजीज रेसिस्टेंट होना चाहिए। ये सारी चीज़ हम क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे जब भैया कोई नई वैरायटी डेवलप करेंगे। ठीक है, ऐसे भैया मक्के के लिए इन्होंने दे दिया, चने के लिए दे दिया, सबके लिए एक एक आदर्श संकल्पना इन्होंने प्रोवाइड करवा दी है, जो भैया
पढ़ाने में बहुत टाइम जाएगा, तो आप उसको एक हमने एग्जाम्पल के तौर पर कवर करवा दिया, बाकी आप एक बार पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा हाई फाई वो चीज़ है नहीं जो आपको आसानी से समझ में ना आए। आइडियो टाइप फॉर द ड्राई लैंड फार्मिंग, ड्राई लैंड फार्मिंग में अगर एक ये वाली चीज़ अच्छी है, इसको देख लें। आदर्श पौधा अगर हमको उगाना हो ड्राई लैंड फार्मिंग में तो क्या क्या होना चाहिए? शॉर्ट ग्रोथ ड्यूरेशन का हो, पहली बात तो बहुत ज़्यादा टाइम ना लग रहा हो उसको पकने में। इसके अलावा इफेक्टिव रूट सिस्टम हो, भैया ड्रॉट टॉलरेंस है, भैया रूट सिस्टम इफेक्टिव होना चाहिए, गहराई में जाके पानी खोज लाए। सूखा सहनशील तो होना ही चाहिए, ड्राई लैंड में हो रहा है। हाई यील्डिंग पोटेंशियल एंड अल्टर्ड मार्फोलॉजी, मार्फोलॉजी को अपनी बदल सकता हो, अच्छे से बदलता हो। जैसे भैया इन्होंने क्या किया, जो हमारे कम पानी में रहने वाले पौधे होते हैं अपनी मार्फोलॉजी को चेंज कर लेते हैं। भैया उनमें कांटे वाटे क्यों हो जाते हैं? क्योंकि भैया जो कांटे होते हैं ये भैया वाष्पोत्सर्जन वाष्पोकरण को रोकते हैं, तो ये भैया हमारे क्या पत्तियों का रूपांतरण हो जाता है। जैसे इन्होंने बताया द प्लांट विद द फ्यू लीव्स जस्ट सफिशिएंट टू द मोड फोटोसिंथेसिस, इन्होंने कहा कि पत्तियाँ कम होनी चाहिए पहली बात तो, और पत्तियों का क्या हो जाए भैया हॉरिजॉन्टल डिस्पोजल, यानी ये जो हमारा फैलाव है ये कम हो जाएगा। तो भैया इससे क्या होगा, ये हमारा भैया क्या होगा, इससे भैया हमारा जो वाष्पीकरण होगा ये कम हो जाएगा। सिंपल सी बात है, जब कम जो टेम्परेचर पड़ेगा इस पर कम पड़ेगा, टेम्परेचर कम पड़ेगा तो वाष्पीकरण भी कम करेंगे, तो ये हमारे लिए भैया क्या ड्राई लैंड फार्मिंग के लिए अच्छा पौधा एक बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा जो है। इसके अलावा एग्रो क्लाइमेटिक रीजनल प्लानिंग की बात किया जाए, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। प्लानिंग कमीशन ने भैया इनको बांटा था 1988 में। प्लानिंग कमीशन हमारा बन के तैयार हुआ सबसे पहले तो 1988 में इन्होंने बना दिया एग्रो क्लाइमेटिक रीजनल प्लानिंग। जो हमारा प्लानिंग कमीशन था इसने भैया 7वीं जो हमारी प्लानिंग कमीशन बैठी थी यानी योजना आयोग, उसने 1988 में क्या किया, एग्रो क्लाइमेटिक रीजनल प्लानिंग का गठन किया, जिसने आगे चलकर क्या किया भैया, एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में भारत को बांटा। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ भैया, एफएओ ने भैया ये सब स्टार्ट करवाया एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स को बांटना 1983 में भैया। उसके बाद क्या हुआ, वाटर सरप्लस और वाटर डिफिसिट, यानी जहां पर बाढ़ आती थी और जहां पर सूखा पड़ता था, इन दोनों आधारों को ध्यान में रखकर 11 एग्रो क्लाइमेटिक जोन बनाए गए। सबसे पहले कितने बनाए गए, 11। उसके बाद में भैया जो हमारा प्लानिंग कमीशन था इसने क्या किया, और आगे उसमें डिफाइन करके 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन बना दिए। एक चीज़ और उसमें जोड़ दिया, क्रॉपिंग सिस्टम। कहने का मतलब आज जो आप पढ़ते हैं ये 15 हमारे एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स, ये भैया किस आधार पे पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। किस किस आधार पर, पहला तो आप देखते हैं वाटर सरप्लस यानी पानी कहाँ बहुत ज़्यादा हो रहा है, दूसरा आप देखते हैं वाटर डिफिसिट यानी पानी कहाँ कमी पड़ रही है, और तीसरा आप देखते हैं भैया वहाँ का क्रॉपिंग सिस्टम क्या है। 3 चीज़ें आप देखते हैं, ठीक है, 3 चीज़ों पे आप फोकस करते हैं। याद कर लीजिएगा तीनों चीज़ों को, वाटर सरप्लस, वाटर डिफिसिट एंड क्रॉपिंग सिस्टम, ये हमारे क्या हैं, आधार हैं 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स के। ठीक है, इसके अलावा आईसीआर ने भी बांटा था 131 में। अगर पूछा जाए एग्रो इकोलॉजिकल जोन तो भैया 21 थे, जो आज की कंडीशन में घटकर कितने बचे हैं, 20 बचे हैं। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को, ये सारे इंपॉर्टेंट है भैया। पहला तो हमने आपको बता दिया क्या, एग्रो क्लाइमेटिक जोन कितने हैं भैया, 15 हैं। किसने बांटा, प्लानिंग कमीशन ने। इसके अलावा भैया एग्रो इकोलॉजिकल जोन 21 थे, अब कितने हो गए हैं, 20 हो गए हैं। ये हमारे जो है बहुत इंपॉर्टेंट फेज है। आगे बात किया जाए जो हमारा जो क्लासिफिकेशन हुआ है एग्रो इकोलॉजिकल जोन का, इकोलॉजिकल जोन का क्लासिफिकेशन के आधार क्या है, पहला तो भैया ग्रोथ पीरियड, सॉइल, रेनफॉल और डिस्ट्रिक्ट हमारा जो है ये हमारा बेस बनाया गया था। किसको, ये भी इसका बेस बनाया गया था भैया हमारा क्या, एग्रो इकोलॉजिकल। देखो अगर पूछा जाए आपसे 2 चीज़ें पूछी जाएंगी, एग्रो क्लाइमेटिक जोन, ठीक है, दूसरा पूछा जाएगा एग्रो इकोलॉजिकल जोन। 2 चीज़ें हैं, पूछा जाए कितने हैं भैया तो 15 हैं, और इकोलॉजिकल जोन कितने हैं, 20 हैं। ठीक है, अगर पूछा जाए इसमें आधार क्या है तो हमने आपको बता दिया था क्या, वाटर डिफिसिट होना चाहिए, वाटर भैया अधिक हो अगर वाटर सरप्लस होना चाहिए, और क्रॉपिंग सिस्टम। 3 हमने आधार बता दिए थे। यहाँ हमने आपको बता दिया भैया ग्रोथ पीरियड, इसके अलावा भैया बारिश हमारी, रेनफॉल, इसके अलावा सॉइल वहाँ की कैसी है, और जिला भैया डिस्ट्रिक्ट। ये हमारे 4 आधार बांटने के किसके, एग्रो इकोलॉजिकल जोन को, जो भैया पहले 21 थे अब 20 हो गए। हमने 2 कंपोनेंट और बढ़ा दिए, एक तो भैया क्या बायोटिक फैक्टर फ्लोरा एंड फना, ए बायोटिक फैक्टर वाटर मिनरल और लाइट। ये भैया हमारे 2 भैया मेन जो हमारे कंपोनेंट हैं इकोलॉजिकल जोन में होते हैं। बायोटिक में कौन कौन, फ्लोरा और फना, मतलब भैया हमारे जो फना एंड फ्लोरा हैं यानी भैया जीव और हमारे क्या जो हमारे पौधे हैं ये हमारा, और दूसरा ए बायोटिक में हमारा क्या वाटर मिनरल और लाइट, ये हमारे भैया आधार हैं। आगे इन्होंने भैया 21 हमारे एग्रो इकोलॉजिकल जोन के नाम लिखे
हैं और लोकेशंस बताई हैं, तो ये सब आपको भैया एक बार खुद से देखना पड़ेगा, खुद से मेहनत करनी पड़ेगी। थोड़ा सा आपको एग्रो इकोलॉजिकल जोन हमारे जो 21 हैं, एग्रो क्लाइमेटिक जोन जो 15 है, दोनों इसमें दिया है। मैप के द्वारा आप आसानी से समझ सकते हैं। मैप आपको हम अपने व्हाट्सएप वाले ग्रुप पे पहुंचा देंगे, ठीक है। मैप आपको हम डाल देंगे जिससे आप आसानी से उसको टैकल कर सकें। इसके अलावा यूपी में पूछा जाता है भैया कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, तो भैया यूपी में एग्रो क्लाइमेटिक जोन की संख्या 9 है, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चंस कुछ पूछे जाते हैं, इनके बारे में जो है थोड़ा सा आपको जो डाटा है वो पीडीएफ में हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे, मैप आपके सामने पहुंचा देंगे जिससे आप आसानी से उसको देख पाएंगे, ठीक है। आज के लिए बस क्लास में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी अब ड्राई लैंड एग्रीकल्चर से स्टार्ट करेंगे।